स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमजी में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान क्लास 12 से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों, प्रकृति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ या संसाधन जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, वायु, मृदा, खनिज, वन, खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा संसाधन जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सबका किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं। ये मानव आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, यानी कि अगर हम उनका ध्यान से दोहन उपयोग नहीं करेंगे तो वो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिससे मृदा संसाधन और खनिज संसाधन, ठीक है, ये संसाधन ऐसे हैं जिनको अगर हम मितव्ययिता पूर्वक उपयोग नहीं करते तो वो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे। अतः इनकी सुरक्षा और संरक्षण वर्तमान में हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, संसाधनों के प्रकार में सबसे पहला संसाधन जो आता है हमारे सामने वो है जल संसाधन। जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और संपूर्ण जीव जगत, चाहे वो वनस्पति हो, पशु पक्षी हो या मानव हो, सभी के जीवन का आधार है। प्राचीन सभ्यताओं के उदय और विकास, जैसे सिंधु सभ्यता है या नील सभ्यता है, दजला फरात वाली सभ्यता है यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इन सभी सभ्यताओं का उदय और विकास इन नदियों के किनारे ही हुआ है, ठीक है, जल स्रोतों के किनारे हुआ है। अब बात करें पृथ्वी पर जल के बारे में कि मात्रा कितनी है, तो 97% जो जल है वो महासागरों का लवण युक्त जल है, नमकीन जल है, जो कि मानवों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, किसी भी काम में नहीं आता है। सिर्फ समुद्री जीव जंतु रहते हैं जो अत्यधिक खारे पानी में जो रह सकते हैं, वो जीव जंतु हैं। और दूसरा जो पीने योग्य पानी है वो पृथ्वी पर सिर्फ 3% पाया जाता है। वो 3% में भी 2% जल हिमखंड के रूप में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो बर्फीले भूभाग हैं उन बर्फीले भूभाग पर हिमखंड के रूप में, यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं के रूप में, ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा 1% जो जल है वो है भूमिगत जल के रूप में, तालाब, झील और नदियों के रूप में पाया जाता है, जिनका हम दोहन करते हैं, अपने दैनिक उपयोग में लेते हैं। तो देखिए, मानव द्वारा जल का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे दैनिक कार्यों में, पीने में, कपड़े धोने में, उद्योगों में, ठीक है ना, फिर बागानों में, कृषि कार्य में, ठीक है, उद्योगों में लिया जाता है, बिजली उत्पादन में लिया जाता है, मछली पालन में और सिंचाई कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अब हम बात करें आगे। जल की अधिकता और न्यूनता दोनों ही मानव जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है, ठीक है, चाहे जल अधिक हो या कम हो। जैसे कि वर्षा की मात्रा अधिक हो गई, ठीक है ना, तो अगर वर्षा अधिक होने से जल प्लावन और बाढ़ की स्थितियाँ बनती है। तो अगर वर्षा न्यून होगी, बहुत ही कम होगी, तो अकाल और सूखे की समस्या पैदा हो जाती है मानवों के सामने। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर। दूसरा जो संसाधन आता है हमारे सामने वो है खनिज संसाधन। तो भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों को खनिज कहा जाता है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर, ठीक है। इन्हें खनन की प्रक्रिया से प्राप्त कर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से उसको सिद्ध किया जाता है और फिर उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर खनन, यानी कि माइंस के द्वारा, माइंस के अंदर उनको खोद करके निकाला जाता है और फिर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से उसको शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर उसको उपयोग लेने योग्य बनाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर यह अयस्क के रूप में पाया जाता है।
तो विश्व व्यापार का 40% जो व्यापार होता है विश्व में, वो खनिज उत्पादों से संबंधित है। अब खनिज कितने कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से 2 प्रकार के खनिज होते हैं, 3 प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें एक तो धात्विक खनिज जिसमें धातु पाई जाती है, दूसरा अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होती है, और तीसरा होता है पेट्रोलियम खनिज। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले धात्विक खनिज, जो कि पृथ्वी के गर्भ में अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया से उसको शुद्ध किया जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के मेटल्स को अलग अलग निकाला जाता है, जैसे सोना अलग निकाला, मैंगनीज अलग निकाला, तांबा अलग निकाला, है ना, चांदी अलग निकाला, इस तरह से लोहा को अलग किया, इस तरह से। तो इसमें देखो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो देखिए आप, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, प्लेटिनम, ये सारा खनिज जो है अयस्क के रूप में पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है, और उसको रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध करके हम काम में लेते हैं। दूसरा जो खनिज है दोस्तों, वो ही देखिए अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत क्या होता है कि खानों से प्राप्त कर उसको अपरिष्कृत रूप में भी, यानी कि बिना उसको शुद्ध किए ही काम में लिया जाता है। अब इसमें कितने प्रकार के खनिज होते हैं वो देखिए। सबसे पहला आता है ऊष्मारोधी खनिज। ऊष्मारोधी खनिज जो कि गर्मी को रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एस्बेस्टोस और चीनी मिट्टी, ये 2 इसमें मुख्य रूप से आते हैं। एक इसमें जो आता है वो आता है अभ्रक। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है बहुमूल्य पत्थर, जैसे पन्ना, हीरा, डायमंड्स जो होते हैं वो, जो कि कोयले की खानों से निकलते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार का खनिज होता है रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिजों में हम मुख्य रूप से ले सकते हैं चूने और नमक को। फिर एक आता है उर्वरक खनिज, जो कृषि कार्यों में खाद के रूप में काम में लिया जाता है, और इसमें देखिए आप कौन कौन से होते हैं, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट, ये खनिज इसमें मुख्य होते हैं। और तीसरा प्रकार का जो हमारा खनिज होता है वो है पेट्रोलियम खनिज। पेट्रोलियम खनिज में हम देखिए जो आते हैं मुख्य रूप से क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, कोलतार। ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, कच्चे रूप में मिलता है, फिर उसको फिल्टर करके ये सब चीजें उसमें से अलग की जाती है। और अन्य खनिजों में देखिए आप संगमरमर, मार्बल, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर। ठीक है, ये सभी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में। तो राजस्थान को आप सभी जानते हैं, वैसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो खनिज है, जस्ता, सीसा, लिग्नाइट, संगमरमर, अभ्रक, घिया पत्थर, जिप्सम, पेट्रोलियम खनिज, गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। और खनन क्या होता है, खनन होता है मृदा से, भूमि से खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं खनिज, जो खनिजों को निकाला जाता है, दोहन किया जाता है पृथ्वी के गर्भ से। तो खनिज निकालने से या खनन की जो प्रक्रिया है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, पर्यावरण और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, खनिज कणों और धूल कणों से वायु प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है वहाँ पे, ठीक है ना। और वो डस्ट क्या करती है कि सबसे पहली बात वन्य क्षेत्र में कमी आने का कारण है, क्योंकि भूमि बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, वन्य जीवों को इससे खतरा होता है। कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि बंजर हो जाती है। फिर खनन अपशिष्ट के निस्तारण की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। जहाँ से भी माइंस होती है, जहाँ जहाँ पर भी, और जहाँ से मतलब निकाला जाता है, तो वहाँ पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, भूस्खलन और भूमि की समस्या, भूमि के धंसना, ये समस्या उत्पन्न होती है। भूस्खलन होता है यानी कि जमीन अंदर से खोखली हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ की जमीन धंस जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। फिर खनन श्रमिक यानी कि माइंस में, खानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें श्वास रोग, त्वचा रोग, सिलिकोसिस जो कि हड्डियों से संबंधित रोग है, इनसे संबंधित, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां गल जाती है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से प्रकृति, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं खनन के।
अब इन दुष्प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहली बात, खनन से बने गड्ढों को पुनः भर दिया जाए ताकि ज़मीन खोखली न रहे। खोखली न रहेगी तो ज़मीन धंसना, भूस्खलन जैसी समस्या नहीं होगी, तो उससे मलबे का उचित निस्तारण भी हो जाएगा। ठीक है, खनन क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, और अवैध खनन, इलीगल जो खनन होता है गैर कानूनी तरीके से, उस खनन को रोका जाए जो कि तस्करों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर। अब हम तीसरे प्रकार के जो वन खनिज संसाधन हैं उनकी बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो तीसरे प्रकार का जो प्राकृतिक संसाधन है वो है वन संसाधन। वन संसाधन में देखिए आप, पेड़ पौधे, वनस्पति तथा मानव जीवन के मध्य आदि काल से, प्राचीन काल से ही हजारों सालों से संबंध रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में मानव जंगलों से ही अपने खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करता था। ठीक है ना, जंगली जो फल होते थे उनको खाता था। ठीक है ना, और मनुष्य के लिए यह विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। फर्नीचर के रूप में, जलाऊ लकड़ी के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में प्राप्त किया जाता है। औषधीय पादप भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयोगी है मानव जीवन के लिए। तो वनों का उपयोग गोचर यानी कि पशुओं को चराने के लिए, इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए, घास के लिए, ईंधन के रूप में होता रहा है, औषधि के रूप में भी होता रहा है, औषधीय पादप। भारत में कुल वन क्षेत्र भूमि का लगभग 20% है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग के 33% पर भूभाग पर वन होने चाहिए, जबकि हैं कितने, 20%, यानी कि पर्याप्त से काफ़ी कम है। फिर इस नीति के अनुसार यानी कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 33% से अधिक भूभाग पर वन है, और बाकी राज्यों में 33% से कम क्षेत्र पर ही वन पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 2019 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 9.54% भूभाग पर वन है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम, 33% से बहुत ही कम भूभाग पर ही वन है। और वर्तमान में वनों का क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है। किन कारणों से? मतलब शहरों को बसाने के लिए, कॉलोनियाँ बसाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, फिर कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है। ठीक है ना, इमारती लकड़ी के लिए भी, जलाऊ लकड़ी के लिए भी, है ना। इस तरह से वन क्षेत्र कम होने के जो मुख्य रूप से जो कारण है, किन कारणों से वन कम होते जा रहे हैं? सबसे पहले खनन क्रिया द्वारा वनों को काटना, खनन क्रिया करने के लिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पर माइन से स्थापित की जाती है वहाँ पे वनों को साफ कर दिया जाता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से ईंधन के उपयोग में लिया जाता है, तो उसमें भी वनों को नष्ट किया जा रहा है। फिर सड़क और रेल मार्गों के निर्माण के लिए, बांध और पुल बनाने के दौरान वन नष्ट होते हैं। फिर कागज उद्योग के लिए वनों को काटना। इन सभी जो कागज बनते हैं वो एक विशेष प्रकार के पेड़ से बनते हैं। ठीक है, अब वनों को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत हम अपने स्तर पर भी वनों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना, यानी कि ऊर्जा के लिए जहां लकड़ी का उपयोग किया जाता है, खास तौर से जलाऊ लकड़ी के लिए, तो उसकी जगह पे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, कृषि वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि कृषि के साथ साथ वनों के विस्तार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, वृक्षारोपण पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करना, यानी कि जनता को भी जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वो अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए। चरागाह क्षेत्रों को संरक्षण करना, जो चरागाह क्षेत्र है उनको संरक्षित किया जाए और जंगलों में पशुओं को चराने पर रोक लगाई जाए। वन क्षेत्रों के अंतर्गत, यानी कि जहाँ पे जंगल है, वन है, बड़े बड़े सघन वन है, तो वहाँ पर नदी घाटी परियोजनाएं बनाने पर, बांध बनाने पर, पुल बनाने पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए वन विनाश पर रोक लगाना, जो जूमिंग कृषि की जाती है, वालरा कृषि की जाती है, ठीक है, उसके लिए वनों को साफ करके वहाँ पे आग लगा दी जाती है, फिर वहाँ पे कुछ समय बाद कृषि कार्य किया जाता है। तो कृषि के लिए
भूमि प्राप्त करना और उसके लिए वन विनाश करना, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु उपयुक्त कानूनों का निर्माण करना, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधे को बचाने के लिए सरकारों को चाहिए कि वो उचित तरीके से अच्छे कानून बनाए और साथ ही उन कानूनों का कड़ाई से पालना करवाए, लोगों से पालना करवाए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया वन संसाधन। वन संसाधन के बाद हम देखते हैं खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन में देखिए, वर्तमान में अगर हम देखें तो विश्व की बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या विश्व की बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा, ये एक बड़ी समस्या है। और वर्तमान में दुनिया का जितनी जनसंख्या है उसमें उस जनसंख्या का एक बड़ा भाग पौष्टिक और 2 वक्त के भोजन के लिए वो बहुत ही संघर्ष कर रहा है। ठीक है ना। खाद्यान्न हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। स्वतंत्रता के समय अधिकांशतः हमारे देश की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पादों का आयात किया जाता था। ठीक है, यानी कि खाने के लिए जो अन्न होता है उस अन्न का विदेशों से आयात होता था, विदेशों से मंगवाया जाता था। फिर 1959-60 से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हरित क्रांति। ठीक है, अब हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा आप। परिणाम क्या निकला हरित क्रांति का? खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ। ठीक है, और हरित क्रांति का सबसे अधिक असर भी उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम जो इलाका है वहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में। हरित क्रांति मुख्य रूप से जो हरित क्रांति के घटक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हरित क्रांति में पाई जाती है उसमें आप देखिए, सघन कृषि को बढ़ावा दिया जाता है इसमें। दूसरी बात, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ, खरपतनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद जैसे नाइट्रोजन, यूरिया, इनका उपयोग किया जाता है। दवाइयों का उपयोग किया जाता है फसलों में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए। फिर उन्नत बीजों और मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, मशीनीकरण यानी कि ट्रैक्टर, हल, है ना, और इस कृषि क्षेत्र में जो मशीनें काम में आती है उनको प्रोत्साहन दिया गया। कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरणों को, औजारों को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, तो इससे हरित क्रांति संभव हुई। ठीक है, अब हरित क्रांति हो तो गई लेकिन इसका कुछ दुष्प्रभाव भी निकले। अब वो दुष्प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट? सबसे पहली बात तो हरित क्रांति का जो लाभ मिला वो लाभ किन राज्यों को मिला? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्हीं राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है। दूसरी बात, कृषि में विषैले कीटनाशकों, रासायनिक खाद, इनके प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य पर, मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनकी क्वालिटी कम होती चली गई। विषैले रसायनों से प्राप्त कृषि उत्पादों के प्रयोग से और दुग्ध के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा। कृषि रसायनों, भूमि प्रदूषण, जल स्रोतों में प्रदूषण तथा गैसों से होने वाला प्रदूषण जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हुई। भूमि प्रदूषित हुई, जल स्रोतों का प्रदूषण होना, ये सभी। फिर सिंचाई सुविधाओं में विस्तार से मृदा स्वास्थ्य और मृदा में जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, वो इससे नष्ट हुए। और एक जो यहाँ पे समस्या आती है कि बांध और नहरों को बढ़ावा दिया गया और बांध और नहरी इलाकों में सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई वो हुई सेम की। सेम का जो मतलब होता है कि नहरों से जो पानी रिसता है, लीकेज होता है, ठीक है ना, उससे नहरों के आसपास की भूमि दलदली हो जाती है। ठीक है ना, दलदल में बदल जाती है, उसको कहते हैं सेम की समस्या। और उससे क्या होता है, लवणीयता में वृद्धि होती है। ठीक है, मृदा में लवणीयता तथा सेम की समस्या भी उत्पन्न हुई। अब
इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अधिकांश देशों में कृषि में रसायनों के प्रयोग पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे यूरोपियन देशों में, अमेरिका में हम देखें तो वहाँ पे खेती के कार्यों में केमिकल के उपयोग पर, रासायनिक खादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, दवाइयों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वो मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती है। जबकि हमारे देश में क्या किया जा रहा है, इनको आज भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सरकार जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है, तो इससे धीरे धीरे हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे। ठीक है। फिर कार्बनिक खाद का उपयोग और उसको प्रोत्साहन देना, यानी कि जो जैविक खाद होते हैं, कार्बनिक खाद का मतलब जैविक खाद, गोबर वाली खाद, केंचुए वाली खाद, इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पांचवें प्रकार का जो संसाधन है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों से क्या मतलब है वो देखिए आप। आज की जो दुनिया है, वर्तमान की दुनिया है, विश्व है, इस विश्व में देशों की आर्थिक औद्योगिक समृद्धि ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। हर एक चीज के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास इसी एनर्जी पर निर्भर होता है। एनर्जी का मतलब हम यहाँ लेते हैं बिजली, खास तौर से, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग धंधे किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों के लिए ऊर्जा वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा के जो स्रोत है, ऊर्जा हम किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहली बात, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत हम किन को रख सकते हैं, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पन बिजली, यानी कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर जो बिजली प्राप्त की जाती है वो पन बिजली, और आणविक ऊर्जा। और गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत हम रख सकते हैं सौर ऊर्जा को, वायु ऊर्जा को, भूतापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी और बायोगैस को। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी और बायोगैस। तो ये हो गए हमारे ऊर्जा स्रोत। अब हम बात करें ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है खनिज कोयला, जो कि करोड़ों वर्षों से भूमि में दबे जीव वृक्ष के अवशेष होते हैं, जो कि धीरे धीरे रासायनिक क्रिया से कोयले में बदल गए, जो भूताप और दबाव से पत्थर की भांति कठोर और जलने वाले पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले के प्रकार कितने होते हैं, बिटुमिनी, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ये मुख्य रूप से कोयले के प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले में 90% क्या होता है, कार्बन होता है, और इसमें सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सर्वोत्तम कोयला होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से प्राप्त की जाती है। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट के विशाल भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं, खास तौर से बीकानेर जिले में। अब इसका प्रभाव क्या होता है, खनिज कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका दुष्प्रभाव क्या प्रभाव होता है। कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है। दूसरी बात, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है कोयले के जलने से। ठीक है। कोयले का अधिकांश प्रयोग कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में तथा तापीय परियोजनाओं में। या तापीय परियोजनाओं का मतलब जो बिजली उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कोयले आधारित बिजली परियोजना है उनमें। फिर सबसे बड़ी जो कठिनाई होती है, कोयले से जो राख बनती है उस राख का निस्तारण करना, उस राख को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के दूसरे परंपरागत स्रोत के बारे में, जो है पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है भूमिगत अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मिश्रण से ये पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। पेट्रोलियम खनिज को शुद्धिकरण यानी कि रिफाइन के द्वारा, यानी कि कच्चे रूप में जो पेट्रोल मिलता है
ठीक है, कच्चा तेल मिलता है। उस कच्चे तेल को रिफाइनरीज में शुद्ध किया जाता है और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, कोलतार, ये सभी अलग अलग रूप में फिर हमें इससे प्राप्त होते हैं। पेट्रो उत्पादों का मुख्य रूप से उपयोग यातायात वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, इनका उपयोग ज़्यादातर किस में होता है? यातायात वाहनों में, व्हीकल्स में होता है। विश्व के कुल पेट्रोलियम का 50% कहाँ पाया जाता है? खाड़ी देशों में, यानी कि पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कतर, है ना, इन देशों में उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से जो इसके उत्पादक देश हैं विश्व में, सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन होता है। भारत की बात करें तो भारत में इसका उत्पादन होता है मुख्य रूप से बॉम्बे हाई समुद्र में, मुंबई के पास, असम और राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन शुरू हुआ है, पेट्रोलियम की खोज हुई है। राजस्थान में बाड़मेर में मुख्य रूप से पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं और कुछ स्थानों से पेट्रोलियम प्राप्त, यानी कि पेट्रोलियम का खनन शुरू हो चुका है, निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इनमें कौन कौन सी साइट्स है राजस्थान में? वो देखिए, रामगढ़, खुवालिया, देवा, लोंगेवाल और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में तेल उत्पादन का जो कार्य किया जा रहा है वो ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है कैयर्न एनर्जी, ठीक है, ये इस कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे पहले तेल उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? मंगला क्षेत्र से, मंगला तेल के कुएं से तेल निकालना शुरू हो चुका है। राजस्थान में प्रथम पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण बाड़मेर में किया जा रहा है, बाड़मेर जिले में किया जाता है, मतलब किया जा रहा है रिफाइनरी, अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है बाड़मेर जिले में, पचपदरा में, ठीक है, पचपदरा तहसील में। भारत में जो सबसे पहले जो तेल की खोज हुई वो हुई असम राज्य में डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई असम में पेट्रोलियम की खोज हुई। अब पेट्रोलियम का उत्पादन भी बढ़ रहा है दुनिया में, उसकी खपत भी बढ़ रही है, लेकिन खपत बढ़ने के साथ में इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। अब वो दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों में लेड की मात्रा, यानी कि सीसे की मात्रा प्रदूषण को बढ़ावा देती है, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों में लेड पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, उसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव देखा गया है। दूसरी बात, पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से घातक विषैली गैसें निकलती है, और वो विषैली गैसें कौन कौन सी है? उनमें देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। फिर अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत है, यानी कि एक बार अगर आप इनका उपयोग कर लेते हैं तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी, जिसके प्रयोग से भविष्य में इसे खत्म हो जाने की आशंका है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे ऊर्जा स्रोत। अगला जो ऊर्जा का स्रोत है वो है हमारे लिए प्राकृतिक गैस, जो कि हाइड्रोकार्बन युक्त भूगर्भीय संसाधन है, यानी कि भूमि के गर्भ से निकाला जाता है, गहरे कुएं खोद करके निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? मीथेन और अन्य ज्वलनशील गैसों का मिश्रण पाया जाता है, यानी कि मीथेन और दूसरी जलने वाली गैसें इसमें होती है, उसका मिक्सचर पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? रसोई गैस में, घरेलू ईंधन में, उद्योगों में और विद्युत परियोजनाओं में, यानी कि विद्युत बनाने के लिए भी प्राकृतिक गैस आधारित जो विद्युत गृह होते हैं वहाँ पर विद्युत उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक गैसों का 70% उपयोग उद्योगों में, जिनमें देखिए टायर, सीमेंट और विद्युत उत्पादन में होता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? जैसलमेर जिले के निकट घोटारू, मनिहारी टिब्बा, शाहगढ़ आदि क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। राजस्थान में गैस आधारित बिजली घर, यानी कि जहां गैस से बिजली बनाई जाती है प्राकृतिक गैस से, वो है 12 जिले के अंतर्गत अंता स्थान पर यह बिजली घर स्थित है। अब हम बात करें पनबिजली की।
पनबिजली क्या होता है, बड़ी नदियों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो 12 महीने बहती है, 12 महीने जिनमें पानी का बहाव रहता है, उन नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके उस बांध के पानी की एक तेज धारा निकालकर उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है और इसे ही पनबिजली या जल विद्युत कहते हैं। ठीक है। पनबिजली असमाप्य संसाधन है, यानी कि ये संसाधन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति भी इससे नहीं होती है। भारत में पनबिजली परियोजनाएं, जिनको कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, बहुउद्देशीय का मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य हैं ये परियोजना स्थापित करने का। बहुउद्देश्य किस हिसाब से, एक तो विद्युत उत्पादन के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए और तीसरा पेयजल के लिए। 3 चीजों के लिए इन परियोजनाओं का उपयोग किया जाता है। और बड़ी बड़ी परियोजनाएं कौन सी है इसमें, वो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, फिर चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, फिर पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान में बात करें हम तो चंबल नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, फिर माही नदी परियोजना। इन दोनों के ऊपर क्या है, पनबिजली संयंत्र लगाए गए हैं। अब हम बात करें आणविक विद्युत की, जो कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहलाता है। तो इसमें देखिए, आणविक विद्युत रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनमें यूरेनियम और प्लूटोनियम ये 2 खनिज हैं, इन खनिजों से प्राप्त किया जाता है। भारत का प्रथम आणविक विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम आणविक विद्युत गृह कहाँ पर है, रावतभाटा में। ठीक है। और अब बांसवाड़ा में भी एक नया विद्युत गृह, आणविक विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के द्वारा। अब परमाणु विद्युत यानी कि आणविक विद्युत से होने वाली हानियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या इनकी हानियां हैं? सबसे पहली बात, परमाणु बिजली घरों से होने वाला प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं का भय। उदाहरण के लिए, रूस में चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र था, आणविक विद्युत संयंत्र था, वहाँ की दुर्घटना, वहाँ पर ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसके लीकेज होने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ था और बहुत ही प्रकृति को भी, मानव जीव जंतुओं सबको बहुत ही हानि हुई थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ फैलने का इसका खतरा है, कभी कभी मानवीय दुर्घटनावश हो जाता है। रेडियो एक्टिव परिस्थिति के तंत्र को इससे क्षति होती है। ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बाद गैर परंपरागत स्रोत। इसमें देखिए आप, इसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अत्यधिक दोहन से विश्व सहित भारत के सामने भी इसके खत्म होने की संभावना उत्पन्न हुई है और इस संभावना के चलते अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की प्राप्ति तथा उसके विकास के प्रयासों पर शोध किया जा रहा है। यानी कि अभी तक ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने की वजह से अब क्या है कि पूरी दुनिया के सामने इनके नष्ट होने का, खत्म होने का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए अब भारत और दुनिया के सभी देश इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर रिसर्च किया जाए और उनका उपयोग किया जाए। ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, ज्वारीय एनर्जी, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार के समय, फिर भूतापीय एनर्जी, पृथ्वी के गर्भ से ऊष्मा प्राप्त करके, और बायोगैस इसमें मुख्य है जो कि गैर परंपरागत स्रोत हैं। अब इनके ऊपर हम अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में देखिए आप, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा या विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, जो ऊर्जा का अंतहीन, कभी खत्म नहीं होने वाला असीमित भंडार होता है। ठीक है ना। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगी। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे सस्ता और प्रदूषण रहित स्रोत है, यानी कि इससे प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से सोलर कुकर, सोलर हीटर,
अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत बैटरीज में होता है। यानी कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स पर सोलर पैनल लगे होते हैं, ठीक है। उन सोलर पैनल से वो अपने लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। वर्तमान में कृषि कार्यों, घरेलू, वाणिज्यिक स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में भी हो रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग भी हो रहा है, बिजली उत्पादन के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा करके बिजली बनाई जा रही है और सरकारें भी इसको बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र जोधपुर जिले के बड़ला स्थान पर स्थापित किया गया है, जहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। एक बड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। अब बात करें हम पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा भी क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। इससे भी मतलब प्रदूषण नहीं फैलता है। पश्चिमी राजस्थान में वायु की औसत गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो इसलिए वहाँ पे प्रतिवर्ष 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है। फिर बात करते हैं हम भूतापीय ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा के लिए क्या कहता है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है और उन पवन चक्कियों के घूमने से क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है, बिजली बनती है। फिर बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जो लावा भरा हुआ है, उस लावे की गर्मी से जो ऊष्मा है पृथ्वी के गर्भ की, उस ऊष्मा से बिजली प्राप्त करना। तो पृथ्वी के गर्भ में 3 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर की गहराई पर उष्ण चट्टानें पाई जाती है, गर्म चट्टानें पाई जाती है, जिनके प्रभाव से गर्म जल के सोते पाए जाते हैं, जिनसे जमीन से गर्म जल निकलता है। भारत में गर्म जल के सोते कहाँ पर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि मतलब बर्फीले प्रदेश में है, ठंडे प्रदेश में है, लेकिन इन जगहों पर जमीन के गर्भ से गर्म जल निकलता है, गर्म जल के सोते हैं यहाँ पे। राजस्थान में ये सोते कहाँ पर है, गंगापुर में, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर स्थान के गढ़मोरा में और माउंट आबू में गर्म जल के सोते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पादन, टरबाइन चला करके विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करें बायोगैस। बायोगैस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, प्रदूषण रहित स्रोत है। और इसका अर्थ क्या होता है, पशुओं के मल मूत्र, गोबर, पौधों के कूड़े कचरे को सड़ाकर उत्पन्न की जाने वाली गैस को बायोगैस कहा जाता है। और बाद में जो इनका जो वेस्ट बचता है, अपशिष्ट, उस अपशिष्ट को खेतों में, कृषि कार्य में खाद के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो बायोगैस में 50 से 60% ज्वलनशील गैस मीथेन होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन अधिक होता है, कृषि अधिक होती है, तो वहाँ पे बायोगैस के उत्पादन की संभावनाएं भी अधिक हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है बायोगैस का, वो देखिए आप, बायोगैस को पाइपलाइन से एलपीजी के चूल्हों तक ला करके उसको जलाकर भोजन पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, बायोगैस के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट बचता है उसको खेतों में, कृषि कार्य में खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब हम बात कर सकते हैं मृदा संसाधन की। मृदा संसाधन के अंतर्गत देखिए आप, सबसे पहले तो इसका अभिप्राय, मृदा संसाधन क्या होता है। मृदा संसाधन का निर्माण चट्टानों के अपक्षय यानी कि उनके टूटने से, पेड़ पौधों, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन यानी कि उनके अपघटन से, सड़े गले जीव जंतुओं का अपघटन जिसको कि ह्यूमस कहा जाता है, इन सब से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। और वर्तमान में जो बड़ी समस्या है वो है मृदा विनाश। ये जो मृदा बनती है, ठीक है, उपजाऊ मृदा होती है और उस उपजाऊ मृदा में अच्छी फसलें प्राप्त की जा सकती है। अब मृदा विनाश जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहली बात, वर्तमान में मानवीय स्वार्थ के कारण अमर्यादित और अवैज्ञानिक क्रियाकलापों से मृदा की संरचना
को क्षति हुई है, यानी कि मृदा की संरचना प्रभावित हुई है मानवीय स्वार्थ की वजह से, अमर्यादित और अवैज्ञानिक कार्यों की वजह से। दूसरा, तीव्र औद्योगिकरण, बढ़ते शहरीकरण, अत्यधिक चराई यानी कि वनों में अत्यधिक चराने से, पशुओं को वन विनाश से, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से मृदा का विनाश हुआ है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इनसे जो मृदा का जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है और उपजाऊ जो भूमि होती है वो धीरे धीरे अनुपजाऊ भूमि, बंजर भूमि में बदल जाती है, उत्पादन कम होता चला जाता है। एक बार तो आप इनका प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करके आप उत्पादन बढ़ा लेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए फिर वो धीरे धीरे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। भूमि के अनियोजित और अत्यधिक उपयोग से भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ावा मिलता है। भूस्खलन क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चट्टानों का नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। ऊंचाई से चट्टानें नीचे की ओर खिसकती है और मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ तक खिसक जाते हैं, उसको भूस्खलन कहा जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है? यातायात मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जन धन की हानि होती है बड़ी मात्रा में। फिर इसके अलावा क्या होता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? देखिए दोस्तों, भूमि की ऊपरी मृदा युक्त परत, जो भूमि की परत होती है, भूमि के ऊपर जो मिट्टी की परत होती है जो उपजाऊ होती है, और मानवीय और प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारण में जैसे अभी देखा है कि रासायनिक खाद की वजह से, पशुओं को चराने की वजह से मृदा अपरदन होता है। फिर प्राकृतिक कारणों से वायु और जल के अपरदन के द्वारा मृदा स्थानांतरित होकर उसको अनुपजाऊ बना देती है, यानी कि जल के साथ, वायु के साथ जो तेज हवाएं चलती है, जल के साथ में जब बाढ़ आती है तो जल के साथ में एक स्थान की जो मृदा होती है वो बह करके पानी में चली जाती है, हवा के साथ चली जाती है। इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? कृषि उत्पादन में कमी। और इसको कैसे रोका जा सकता है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण के द्वारा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से क्या होगा कि हवाओं की जो वो तेज गति जो होती है उस गति को वो सीमित करेंगे। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से दूसरा ये भी होगा कि प्राकृतिक रूप से जो जल के बहाव की जो गति है उस बहाव की गति को वो कम करेगा, तो उससे भी मृदा अपरदन में कमी आएगी। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण के बारे में देखिए, सामान्य भूमि का मरुस्थल में बदलना मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, हवा के साथ जो रेतीली मिट्टी होती है, जो रेत होती है, वो उड़ करके दूसरी जगह जाती है, अन्यत्र जगह पे जाती है, तो धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में वो मरुस्थलीकरण को बढ़ाती है। इसका कारण क्या है? न्यून वर्षा, बहुत ही कम वर्षा होना, उच्च ताप, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहना, मृदा का वनस्पति रहित होना। ठीक है ना, जमीन का, भूमि का वनस्पति रहित होना। अगर वनस्पति होगी तो वो क्या करेगी? उस मृदा को, मिट्टी को बांध के रखेगी। ठीक है, जड़ें जो होती है पेड़ पौधों की वो उसको बांध के रखती है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो मिट्टी क्या होती है? ढीली हो जाती है और फिर वो क्या होता है? हवा के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो इससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, हड़प्पा, मिस्र, कालीबंगा का विकास नदियों के सहारा हुआ। ठीक है, जो आज क्या हो गया? मरुस्थल में दफन हो चुका है। उनकी जगह पर आज क्या है? बड़े बड़े मरुस्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। मिस्र की जो सभ्यता है वहाँ पर सहारा मरुस्थल है। फिर कालीबंगा भी थार के मरुस्थल में आ गया। ठीक है, मरुस्थल बनने की प्रक्रिया शुष्क, अर्धशुष्क और अल्प वर्षा, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करें आगे, 35% भूभाग जो विश्व का है वो मरुस्थल के रूप में है, यानी कि विश्व के 35% भूभाग पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीकरण में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि मरुस्थल का विस्तार अधिक हो रहा है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और भारत में थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल की अगर हम बात करें, अगर जिक्र आया है भारत का,
तो थार मरुस्थल का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। इसमें भी देखिए राजस्थान का जो 2/3 भूभाग है, ठीक है, 2/3 भूभाग पर मरुस्थल पाया जाता है। विशेषता इसकी क्या है? रेत के उड़ते टीले, धूल भरी आंधियां, न्यूनतम वर्षा और वनस्पति का अभाव पाया जाता है थार के मरुस्थल में। अब मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि जो मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहली बात, सघन वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा, अविवेकपूर्ण पशुचारण को रोकना, यानी कि वन्य क्षेत्रों में पशु चराने की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर रोक लगाना। स्थानीय वृक्ष और वनस्पति उगाने के लिए जनता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जन जागृति लाई जाए। ठीक है, राजस्थान की बात करें हम आगे, तो इस क्षेत्र में काम करने वाला जो संस्थान है उन संस्थानों में देखिए केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली 2 प्रकार की घास, मुख्य रूप से जो घास है जो पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक है और पशु इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो घास पाई जाती है वो है सेवण और दामण। ये 2 घास राजस्थान में पाई जाती है थार के मरुस्थल में। बहुत ही अधिकतम तापमान में भी ये घास पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो प्राकृतिक संसाधन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। विज्ञान कक्षा 12 से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो अब हमारा अंत की ओर चल रहा है। और इसी कड़ी में जो आज का जो हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन के बारे में। दुनिया भर में